चलिए देखिए, हमारा जो टॉपिक है वह टॉपिक है अवयव। अवयव होता क्या है? तो अवयव को हम इंग्लिश में कहते हैं मैट्रिक्स। अवयव को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। अवयव एक्चुअली होता क्या है? तो अवयव कुछ नहीं है दोस्तों। अवयव संख्याओं को व्यवस्थित करने का एक तरीका है। अवयव क्या है? संख्याओं को व्यवस्थित करने का एक तरीका है, जिसे हम क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। और वो अभी किस रूप में? देखिए, आयताकार रूप में संख्याओं को पंक्ति और स्तंभ, जो यहाँ पर स्थान लिखा है, ये स्थान नहीं होगा, यहाँ पर स्तंभ होगा, में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? अवयव कहलाता है। मैट्रिक्स क्या कहलाता है? तो मैट्रिक्स कहलाता है आपको आयताकार रूप में संख्याओं को व्यवस्थित करना, मतलब सजाना। तो अवयव को आयताकार रूप में हम क्या करते हैं? सजाते हैं। तो देखिए, आयताकार रूप क्या होता है वो हम पर देखते हैं। तो मान लिया हमारे पास संख्या है, एक संख्या है हमारे पास, देखिए 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारा संख्या है। तो यही संख्या को हम आयताकार रूप में सजा दिए। क्योंकि आयताकार रूप में क्योंकि अगर यहाँ सब बिंदु को मिलाकर अगर हम खींचे तो यहाँ पर देखिए, एक ये बिंदु, एक ये बिंदु, एक यहाँ पर बिंदु, और एक यहाँ पर बिंदु, और एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और एक यहाँ पर, ये सभी बिंदुओं को मिलाकर हम देखें तो एक आयत हमारा बनता है। क्या बनता है? आयत। इसलिए हम कहते हैं अवयव का है एक आयताकार व्यवस्था है, जिसको हम संख्याओं का करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। तो ये नहीं कि अवयव आयताकार ही होता है, अवयव इस रूप में भी हो सकता है 1 2 3 4। तो ये तो आयताकार है नहीं, ये तो वर्गाकार है। ये आप क्या कहेंगे कि ये तो वर्गाकार है, क्योंकि इससे अगर हम बनाए आकृति तो ये हमारा इस प्रकार से बनेगा, जो कि वर्ग को प्रदर्शित करता है। ये क्या है? हमारा वर्गाकार। और अगर आप ये भी देखें तो ये भी एक अवयव ही है। ये किस रूप में है? तो ये आप कहेंगे कि एक ये बिंदु के रूप में है। ये हमारा किस रूप में है? तो ये आप कहेंगे कि एक बिंदु के रूप में है, क्योंकि इसमें तो कहीं रेखा नहीं है। तो ये सभी अवयव हैं। तो अच्छा से देखिए, जो अवयव होता है वो आयताकार रूप में ही क्या होता है? सजावट होता है। ये हम आयत को हम क्या करें? काटते चले। देखिए दोस्तों अच्छे से, अगर हम आयत को करें, हम यहाँ से इसको छोटा धीरे 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 छोटा करते चले तो ये इस रूप में आएगा। तो यही इस रूप का क्या है? आपका वर्ग है। यानी आयत को ही क्या किया? छोटा करके वर्ग बनाएगा। और इसको और छोटा करते हैं तो आप कंप्यूटर पर देखे होंगे कि एक बिंदु से होकर क्या होता है? ये चारों तरफ समान रूप से क्या करता है? बढ़ता है। यानी यही आयत किस रूप में आता है? बिंदु के रूप में क्या होता है? आ जाता है। तो आयत क्या होता है हमारा? तो आप समझ होंगे कि आयत क्या है? तो एक व्यवस्था है, संख्याओं को सजाने की व्यवस्था है आयत, जिसमें क्या कहते हैं हम? पंक्ति और स्तंभ। ये स्तंभ, जब आप स्तंभ देखिएगा, नोट्स में लिखा है स्तंभ, वहां पर आप अच्छे से देख सकते हैं। स्तंभ में व्यवस्थित करना क्या रहता है? अवयव हमारा कहलाता है। अब अवयव को हम लोग प्रदर्शित किससे करते हैं वो हमको जानना है। तो देखिए, अवयव को हम लोग बड़े कोष्टक या छोटे कोष्टक या डबल लाइनिंग कोष्टक द्वारा लिखते हैं। अवयव की जो संख्याओं को क्रम को हम सजाते हैं, इन्हीं तीनों लाइनों के अंदर क्या कहते हैं? अवयव को हम लोग क्रम को सजाते हैं। क्या करते हैं? सजाते हैं। सबसे अधिक प्रचलन में हमारा ये है, जो बड़ा क्वेश्चन सबसे अधिक प्रचलन में है दोस्तों। तो अवयव जितने भी क्रम व्यवस्थित होगा वो इसी रूप में या इस रूप में या इस रूप में होगा। तो इस रूप में आपको ज्यादा प्रचलन में है। तो चलिए, अब हम देखते हैं कि अवयव, हम अवयव देखते हैं। तो जो अवयव है ये है अवयव। अवयव को बड़े अक्षरों द्वारा लिखते हैं। अवयव को बड़े अक्षर, जैसे यहाँ पर ए द्वारा लिखेंगे। तो अवयव को हम लोग बड़े अक्षर, और जो अवयव के अंदर जो संख्याएं लिखेंगे वह हमारी अव्यय कहलाती है। क्या कहलाती है? अव्यय। अवयव के अंदर जो हम एलिमेंट लिखते हैं, जो हम सब, उसे क्या कहते हैं? अव्यय। अव्यय को हम क्या लिखते हैं? छोटे अक्षरों द्वारा लिखते हैं। अंक है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अवयव के अंदर हमें कोई ABCD के अक्षर लिखना है जो अव्यय हो, तो अवयव के अंदर के अव्यय हमेशा छोटे अक्षरों द्वारा लिखते हैं। अवयव के अव्यय को हमेशा छोटे अक्षरों क्या कहते हैं? लिखते हैं। जबकि जो अवयव है इसे बड़े अक्षरों द्वारा क्या करते हैं? लिखते हैं। अब चलिए हम देखते हैं कि पंक्ति और यहाँ जो स्तंभ है ये क्या होती है। चलिए देखिए, मानते हैं हमारा कोई अवयव ए बराबर हम कोई अवयव को फाइंड कर लेते हैं, मान लेते हैं।
जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। ये हमारा कोई क्या है, मैट्रिक्स है, आव्यूह है। तो जो पंक्ति होती है वह क्या होती है वह देखते हैं। तो जो आव्यूह के जो क्षैतिज अवयव, क्षैतिज मतलब सूता हुआ, देखिए ये क्षैतिज अवयव है, ये क्षैतिज अवयव है। तो आव्यूह के जो क्षैतिज अवयव है, ये इसी क्षैतिज अवयव को हम लोग कहते हैं आव्यूह की पंक्ति कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पंक्ति। अब पंक्ति को लिखा जाता है रो से। पंक्ति को कैसे लिखते हैं हम लोग, रो से, ROW। पंक्ति को लिखते हैं हम रो, यानी कि इसको बोलते हैं पंक्ति नंबर 1, इसको पंक्ति नंबर 2, और ये जो है आपका पंक्ति नंबर 3 है। आई होप यहाँ तक आप समझ गए। आव्यूह की पंक्ति किसे कहते हैं, तो आव्यूह में जो क्षैतिज अवयव होते हैं वही क्षैतिज अवयव को आव्यूह का हम लोग पंक्ति कहते हैं। अब आज स्तंभ की बारी। स्तंभ किसे कहते हैं, तो आव्यूह के जो उदग्र स्थान है, जो आव्यूह का है आपका उदग्र अवयव, ये उदग्र अवयव है। देखिए उदग्र मतलब खड़ा, ऊर्ध्वाधर। जो आव्यूह के ऊर्ध्वाधर अवयव हैं वही अवयव आपकी क्या कहलाती है, स्तंभ। स्तंभ को बोले तो इसको कॉलम बोलते हैं। स्तंभ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कॉलम बोलते हैं हम लोग। तो इससे हम लोग कहते हैं कॉलम। तो इसे बोलेंगे कॉलम नंबर 1, ये कॉलम नंबर 2 और ये हमारा कॉलम नंबर 3 है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए आव्यूह को हम लिखते कैसे हैं। मान लिया आपको दे दे कि एक आव्यूह को आपको बनाना है, आव्यूह को आपको बनाना है, तो आप किस प्रकार से आव्यूह की रचना करेंगे। ये तो हम एग्जाम्पल लिया। अब देखिए किस प्रकार से हम रचना करते हैं आव्यूह की, उस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। देखिए आव्यूह जैसे आपको कोई ए है और यहाँ पर आपको आव्यूह की रचना करना है। तो देखिए इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, आपको इसमें रचना करना है, तो आपको एलिमेंट क्या होना चाहिए वो पहले हम देखेंगे। तो देखिए ये जो होगा हमारा क्या होता है, क्षैतिज अवयव, और ये जो होता है क्या होता है हमारा ऊर्ध्वाधर अवयव। तो इसमें देखेगी जहां पर क्षैतिज अवयव और ऊर्ध्वाधर अवयव आपस में टच करते हैं वही जो होता है अवयव को लिखा जाता है। यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर हम क्या करते हैं, अव्यय को लिखते हैं। ताकि अव्यय क्या होगी, कैसे हम लोग अव्यय को लिखेंगे, तो इस अव्यय को हम लोग लिखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखते हैं A11, इसको लिखेंगे A11। यहाँ पर जो अव्यय आएगा इसको लिखेंगे A12, A11 12 नहीं, A11 A12 A21, और यहाँ पर जो अव्यय आएगा A22। आखिर ये क्या है, तो देखिए इस पर हम चर्चा करेंगे। A11 A12 आखिर क्यों लिखते हैं, A21 A22 क्यों लिखते हैं, A11 12 इसको क्यों नहीं पढ़ते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर A11 जो A11 का मतलब है, इसका मतलब अच्छे से देखिएगा, आप लोग नोट्स में लिखा होगा वहां से भी आप समझ सकते हैं, और नहीं समझ आए तो हम समझा रहे हैं। देखिए A11 का मतलब है आपका पहला जो लिखेंगे ये आपको रो को प्रदर्शित करता है, काची को, रो को, और दूसरा जो है आपको कॉलम को प्रदर्शित करता है। पहला जो A11 में से जो पहला लिखेंगे वह रो को प्रदर्शित करता है और दूसरा क्या को, कॉलम को प्रदर्शित करता है। तो आप ये बताइए कि ये रो नंबर कितना है, रो नंबर 1 है। तो देखिए आर यहाँ पर पहला अवयव 1 है, यहाँ पर भी देखिए पहला अवयव क्या है आपका, यहाँ पर भी पहला अवयव 1 है। देखिए और यहाँ पर देखिए ये रोल नंबर कौन है आपका, तो ये कहेंगे रोल नंबर 2 है। तो देखिए पहला अवयव 2, पहला अवयव 2। अगर हम कॉलम की बात करते हैं तो देखिए ये कॉलम नंबर क्या है आपका 1 है, ये कॉलम नंबर का है, पहला कॉलम है, इसलिए यहाँ पर कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 1 है। ये कॉलम नंबर 2 है, स्तंभ संख्या 2, तो स्तंभ नंबर 1 स्तंभ नंबर 2 है। तो कोई भी आव्यूह की अगर रचना करना है तो कोई भी आव्यूह की रचना आप इसी प्रकार से करेंगे, ठीक है। किस प्रकार, इसी प्रकार से करेंगे। जहाँ पहला जो होता है वो क्या से कहाँ से आता है, तब पहला होता है आपका आव्यूह का, पहला आव्यूह का पंक्ति को डिनोट करता है और दूसरा आव्यूह के कोटि को डिनोट करता है। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे।
अब देखिए रो को हम लोग एम द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। जो रोम है, रो पंक्ति, इसको एम द्वारा भी हम लोग लिखते हैं और कॉलम को हम लोग एन द्वारा भी हम लोग लिखते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक आगे बढ़ते हैं कि आगे हमारा क्या टॉपिक है। तो देखिए आगे आव्यूह का, देखिए आगे जो पढ़ना है हमें, आव्यूह का क्रम या आव्यूह का कोटि। आव्यूह का क्रम या आव्यूह का कोटि क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आव्यूह के क्रम या आव्यूह के कोटि, ये होता है नंबर ऑफ, देखिए नंबर ऑफ रो। अच्छा से देखिएगा, नंबर ऑफ रो गुने नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम। जो आव्यूह की जो कोटि होती है या क्रम होती है, तो उसको कैसे लिखते हैं, द नंबर ऑफ रो गुना नंबर ऑफ कॉलम द्वारा क्या करते हैं हम, आव्यूह को कोटि को प्रदर्शित करते हैं। इसके आपका उल्टा लिखेंगे तो उल्टा इसका सत्य नहीं होता है, मतलब सही नहीं होता है। कभी भी होगा आव्यूह का कोटि तो नंबर ऑफ रो गुना नंबर ऑफ कॉलम ही होगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, आपको कोई आव्यूह देगा 1 2 3 4 5 और 6, आपको पूछेगा कि इसके कोटि कितने हैं, कोटि कितने हैं, तो आप कोटि क्या बताएंगे, तो आप कोटि पूछे या क्रम पूछे तो आप कोटि या क्रम क्या कहेंगे, तो देखिए कहेंगे नंबर ऑफ रो। तो कितने रो है, तो नंबर ऑफ रो देखिए 1 2, कितने, तो नंबर ऑफ रो 2 है, गुने नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम की बात करें तो 1 2 3, न 2 गुने 3, यानी अभी कोटि क्या होगी, 2 गुने 3 होगी। यहाँ तक बात है, आज समझे। अब देखिए आपको जो अभी पिछले कुछ देर पहले बताएं आव्यूह की रचना करें, तो आव्यूह की रचना हम लोग किस प्रकार से करते हैं, तो उस पर हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन कहेगा, इसको देख लीजिए कि 2 बाई 2 कोटि के, 2 बाई 2 कोटि के आव्यूह की रचना करें। आव्यूह की रचना करें। देखिए 2 बाई 2 कोटि क्या करना है, आव्यूह की रचना करना है। जहां दे देगा ए आई जे बराबर आई बाई जे, आई बाई जे। तो देखिए हम लोग रचना कैसे करेंगे, पहले हम तो सिखाए हैं 2 बाई 2 के लिए। 2 बाई 2 का मतलब क्या होगा, रो भी 2 होना चाहिए और कॉलम भी क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो आव्यूह मानेंगे ए बराबर, तो देखिए पहला क्या होता, तो 2 के लिए पहला 1 1 आएगा, फिर क्या आएगा 1 2 आएगा। कॉलम तो 2 को हो गया, अब पंक्ति भी कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो पंक्ति नंबर 2 में आएंगे तो क्या होगा, ए 2 1 और ए 2 2, A 2 1 और A 2 2 हो जाएगा। अब ये तो हम आव्यूह की क्या करें, मानक रूप लिख दिए, 2 बाई 2 के जो आव्यूह होता है उसको हम लिख दिए। अब इसको हमको इस रूप में लिखना है, दिया ए आई जे बराबर आई बाई जे। तो यहाँ पर हम जो आव्यूह लिख बनाएंगे कि हमारा आव्यूह क्या बनेगा, देखिए हमारा जो आव्यूह बनेगा, देखिए यहाँ पर ये किसका मान है, तो देखिए ये आई की जगह पर, क्योंकि पहले आई है बाद में क्या है, तो पहला आई और पहला जे, तो आई और जे को 1 बाई 1 लिखेंगे तो 1 ही रह जाएगा, और आई का मान 1 और जे का मान 2, तो क्या हो जाएगा, आई का मान 1 जे का मान 2, यानी कि 1 बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा हमारा। अगर हम देखें 2 1, तो आई का मान 2 और जे का मान 1, एंड 2 बाई 1 क्या होता है, 2 होता है। 2 2, आई का मान 2 और जे का मान 2, तो 2 2 कटे क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, आव्यूह की रचना, यही क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर आप इससे करके जोड़ घटाव में दे दिया तो इसे आप रफ में हल कर लेंगे और हल करके उसके बाद लास्ट में लिख देंगे। ये तो आसान था, डायरेक्ट हम रख दिए मान। अगर आपको दे देगा इसी क्रम में, देखिए कैसे दे देगा, आपको दे देगा ए आई जे बराबर दे देता
3i प्लस 2j। तो वहाँ पर डायरेक्ट इसको नहीं लिख सकते, तो जब नहीं लिख सकते तो क्या कर लिखते हैं, A11 लेते हैं, जो पहला क्या कोऑर्डिनेट करता है, देखिए थोड़ा हम हाईलाइट कर, पहला जो आई को डिनोट करेगा और दूसरा जो जे को डिनोट करेगा, तो क्या लिखेंगे, 3 आई की जगह पर 1 प्लस 2 गुना जे की जगह पर 1 लिखेंगे, तो क्या होगा 3 गुना 1 3, 2 गुना 1 2, और 3 और 2 क्या हो जाएगा 5 होगा। A11 A12 ऐसे एक प्रकार से आप जितना बाई जितना कहे, जितना कोटि कहे उतना कोटि का आप लोग अवयव की रचना कर सकते हैं। चलिए यहाँ तक समझिए। अब देखिए कि आई और जे क्या होता है, आखिर आई और जे आया कहाँ से। तो चलिए देखिए हम इसका कंसेप्ट बताते हैं। तब पहले देखिए अवयव को हम लोग मानते कैसे, देखिए अच्छे से, A11 A12 A13 डॉट डॉट ऐसे ऐसे बढ़ते 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 रहे, कहाँ तक चले जाएंगे, तो ए पंक्ति तो एक ही रहेगा, लेकिन कॉलम तो मालूम नहीं है, तो कॉलम का नाम मानते हैं कॉलम के एन, क्योंकि लिखेंगे कॉलम के एन द्वारा लिखते हैं। इसी प्रकार से अगर हम दूसरे पंक्ति के लिए बात करें तो क्या हो जाएगा, दूसरे पंक्ति के लिए आप कहेंगे कि A12 ए नहीं 1 2 नहीं सॉरी, यहाँ पर 2 1 होगा ना, ये दूसरा पंक्ति पहला स्थान A22। इसी प्रकार से आप क्या कहेंगे A23, और इसी प्रकार से बढ़ जाएंगे तो क्या कर देंगे A2n, और इसी प्रकार से आप आते चल गए नीचे, नीचे आते चल गए, नीचे आते चल गए, आते चल गए, तो अंत में आप क्या कहेंगे, तो अंत में ना तो आपको पंक्ति मालूम है ना तो आपको कॉलम मालूम है। कॉलम तो मालूम है कि कॉलम कितना है 1 है, कॉलम देखिए कॉलम कितना है 1 है, ये कॉलम 2 है, लेकिन पंक्ति तो नहीं मालूम क्योंकि डॉट डॉट लाइन है, तो आप क्या लिखेंगे एम लिखेंगे और 1 लिखेंगे, क्योंकि स्तंभ तो 1 है लेकिन पंक्ति हमको नहीं मालूम है। इसी पर AM2 लिखेंगे, और इसी प्रकार से जा जाएंगे अंत में क्या लिख देंगे ए, ना तो पंक्ति मालूम है और ना तो आपको कॉलम मालूम है, ये कहते हैं अवयव। अब ये हम आई जे की कर रहे थे ना, तो इसी में हम लोग कहीं मान लेते हैं कि बीच में क्या आएगा हमारा, बीच में लगता मान लेते कि यहाँ पर क्या आया AI और जे, AI J को अवयव के रचना को मानक रूप मानते हैं, व्यापक रूप। अवयव के जो व्यापक रूप होते हैं क्या AI J के रूप में होता है, जहां आई जो है आपका, अच्छे से देखिए, जो आई है आपका, आई का चीज प्रेजेंट करता है, तो आई आपको रो को प्रेजेंट करता है, काची को, रो को, पंक्ति को, और जे जो है काची पर इग्नोर करता है, तो जे आपको कॉलम को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से आप AI J को हम लोग मानते हैं और लिखते हैं। आज आप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे हम देखते हैं, आगे हमारा क्या टॉपिक, अवयव के प्रकार, टाइप्स ऑफ अवयव। अवयव के कितने प्रकार होते हैं, अवयव के कितने प्रकार होते हैं, तो देखिए अवयव को हम लोग अलग अलग प्रकार से पढ़ेंगे। तो पहला प्रकार है क्षैतिज अवयव, क्षैतिज अवयव। तो क्षैतिज अवयव में कुछ नहीं करना है, आप नोट्स में देखें तो उसमें लिखा होगा सीधा कि जो पंक्ति की संख्या होती है स्तंभ की संख्या से कम होगी तो उसे आप लोग क्या कहेंगे, क्षैतिज अवयव। यानी हम कहें कि जो पंक्ति होती है यानी कि एन की संख्या एन से क्या होगी, कम होगी, एन की संख्या एन से क्या होगी, कम होगी। जब कंडीशन ये रहेगा तो हम कहेंगे कि वह अवयव क्या कहेगा, क्षैतिज अवयव कहलाएगा। अगर हम एग्जाम्पल द्वारा आप देखना चाहते हैं, देखिए एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हम कोई अवयव ए ले लेते हैं, ए ले लिए, कोई दिक्कत, 1 2 3 4 5 और 6, और इसमें हम बात करते हैं तो देखिए आप पाएंगे कि यहाँ पर जो रो की संख्या है कॉलम से क्या है, कम है। देखिए ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर का है 2 है, यानी कि जो रो है कितना है, m का मान 2 है। और कॉलम की बात करें तो कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, यानी कॉलम की संख्या 3 है। तो इस प्रकार से जो बनेगा अवयव, वही अवयव हमारा क्या कहलाएगा, क्षैतिज अवयव। क्या कहलाएगा, क्षैतिज अवयव। अब क्षैतिज अवयव में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ऊर्ध्वाधर अवयव। ऊर्ध्वाधर अवयव तो जस्ट इसके अपोजिट, यानी जो इसमें होगा पंक्ति की संख्या ज्यादा होगा, किससे, कॉलम से, मतलब जो जो रो की संख्या अधिक होगी, किससे,
कॉलम से, तो आप उसे कहेंगे ऊर्ध्वाधर अवयव है या आप उसे कहेंगे उदग्र अवयव है। यानी इसको अगर एग्जाम्पल से आप देखना चाहें तो आप देख सकते ए बराबर 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका जो है ये कौन अवयव है, तो आप कहेंगे ऊर्ध्वाधर अवयव है, क्योंकि स्तंभ की संख्या कम है और रो की संख्या अधिक है, क्योंकि स्तंभ 1 और 2, कॉलम की संख्या मात्र 2 है और हम रो की संख्या बात करें तो 1 2 और 3 है। यानी कि आप कहेंगे कि एम का मान बड़ा है, तो ये जो अवयव है कौन अवयव है, ऊर्ध्वाधर अवयव है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलिए आगे चलते हैं, वर्ग अवयव। तो वर्ग आप जानते हो कि वर्ग किसे कहते हैं, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, तो इसमें तो आमने सामने की भुजा होती नहीं है, तो क्या कहेंगे, जिसमें रो और कॉलम दोनों की संख्या क्या हो, बराबर हो, यानी कि एम और एन दोनों क्या हो, बराबर हो, तो वह अवयव क्या कहलाएगा, आपका वर्ग अवयव कहलाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ए बराबर कोई भी मान सकते हैं, जैसे कोटि का होना चाहिए, कोटि 2/2, 3/3, देखिए रो भी 2, यहाँ पर 2/2 होगा और कॉलम भी 2, रो भी 2 कॉलम भी 2, कोई भी अवयव आप रचना कर सकते हैं। और इसी प्रकार से अगर आप ऊपर वाले के देखेंगे इसका ऊर्ध्वाधर के लिए, तो जो ऊर्ध्वाधर में होना चाहिए इसमें क्या होना चाहिए, तो देखिए इसका क्या था, जो एम का मान बड़ा होगा एम से, यानी जो इसका कोटि होगा हमेशा क्या होगा, 3/2 के रूप में, चाहे 4/3 के रूप में, यानी हमेशा रो का होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं उसके लिए, किसके लिए, तो आप इसके क्षैतिज अवयव के लिए देख सकते हैं। यहाँ तक हो गया। अब देखिए पंक्ति अवयव, चौथा क्या है हमारा, पंक्ति अवयव, यानी कि रो मैट्रिक्स। तो पंक्ति अवयव क्या किसे कहते हैं, तो पंक्ति अवयव तो वह अवयव जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, स्तंभ से नहीं मतलब है कितना स्तंभ है, लेकिन पंक्ति की संख्या कितना रहेगा, एक रहेगा, तो वह जो अवयव हुआ क्या हो गया था, आपका पंक्ति अवयव कहलाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल द्वारा ए इक्वल टू, आपको एग्जाम्पल दिया 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, इस यहाँ पर आपको कॉलम कितना भी मिल सकता है, लेकिन पंक्ति कितना है, एक है, तो ये जो अवयव होगा उसे आप कहेंगे पंक्ति अवयव। क्या कहेंगे, पंक्ति अवयव कहेंगे। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आगे चलते हम देखते हैं स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव वही होगा, क्या होगा स्तंभ अवयव, तो बस जस्ट इसके उल्टा, मतलब वह अवयव जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, हमको पंक्ति से नहीं मतलब है, स्तंभ से। जैसे ए बराबर आप रचना करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5, ये है आपका कौन अवयव है, तो ये आपका है स्तंभ अवयव, क्योंकि स्तंभ की संख्या इसमें कितनी है, देखिए कॉलम की संख्या कितनी है, एक है, लेकिन रो, तो रो देखिए कितना, 1 2 3 4 5, तो हमको रो से नहीं मतलब है, यानी जिस अवयव में केवल एक ही स्तंभ उसे क्या कहेंगे, स्तंभ अवयव कहते हैं। आई होप यहाँ तक समझ गए होगा। अब से इकाई एवं तत्समक अवयव, इसे अच्छा से देखिएगा दोस्तों, इकाई एवं तत्समक अवयव को अच्छे से देखिएगा। तो देखिए इकाई एवं तत्समक अवयव क्या कहलाता है, तो ये जो अवयव काम करेगा वर्ग अवयव के लिए काम करेगा। ये अवयव किसके लिए काम करेगा, हमारा वर्ग अवयव के लिए काम करेगा। किसके लिए, वर्ग अवयव के लिए यहाँ सब काम करेगा। तो इकाई तत्समक अवयव का पहला क्या रीजन क्या होना चाहिए, कि जो अवयव होना चाहिए वर्ग अवयव होना चाहिए, और दूसरा इसके मुख्य विकर्ण के अव्यय, मुख्य विकर्ण के अव्यय क्या होना चाहिए, इकाई मतलब एक होना चाहिए। तो इससे पहले हम पहले जाने कि मुख्य विकर्ण क्या होता है, चलिए देखिए, इससे पहले हम जाने कि मुख्य विकर्ण होता क्या है हमारा। स्पेस कहाँ पे है ज्यादा, देखिए यहाँ पर बंद करें, मुख्य विकर्ण, तब जानते हैं कि ये क्या है हमारा, कोई अवयव है, ए बराबर कोई अवयव मान लेते हैं, 1 2 3 4, 3/3 को मानते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा हमारे लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए इसका कोटि का है
3/3 है, वर्ग अवयव है। तो अब इसमें देखना है कि मुख्य विकर्ण क्या होता है। तो आप भी जानते हैं कोई भी वर्ग में 2 विकर्ण होती है, एक विकर्ण ये होती है और दूसरा विकर्ण ये होती है, ठीक है। तो जो हम ग्रीन से पा रहे हैं ये वाला विकर्ण, जो हम लोग ये विकर्ण पा रहे हैं, ये विकर्ण, ये जो विकर्ण है आपका, यही विकर्ण मुख्य विकर्ण कहलाती है। यही विकर्ण क्या कहलाती है? मुख्य विकर्ण, जिससे हम लोग प्राइमरी डायगोनल कहते हैं। क्या कहते हैं? PD, प्राइमरी डायगोनल। और जो हम ये जो लाइन पा रहे हैं, यही जो है आपका, ये आपका सेकेंडरी ब्रीथ है। कौन ब्रीथ है आपका? ये सेकेंडरी ब्रीथ है। इसे हम लिखेंगे SD। क्या लिखेंगे हम लोग? SD लिखेंगे। SD का मतलब आपको सेकेंडरी डायगोनल, दूसरा विकर्ण। तो मुख्य विकर्ण किसे कहेंगे? तो जो ये विकर्ण है, यही विकर्ण आपका क्या कहलाएगा? मुख्य विकर्ण। ये विकर्ण क्या कहलाएगा? मुख्य विकर्ण। समझ आ गया होगा। अब चलिए, अब हम यानी आप इसको दूसरे रूप में देंगे तो मुख्य विकर्ण वही कहलाएगा। तो ये अब क्या कहलाता है? A11। ये क्या कहलाता है? A12, A22 बोलो। और ये क्या कहलाएगा? A33। यानी जो विकर्ण इससे होकर जाएगा वही विकर्ण क्या कहलाएगा? आपको मुख्य विकर्ण या प्रिंसिपल डायगोनल। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने तत्समक की ओर। तो देखिए, इकाई तत्समक अभी क्या था? पहला इसका शर्त है कि ये वर्ग अभी होना चाहिए। दूसरा, इसके मुख्य विकर्ण की अव्यय इकाई होना चाहिए। इकाई मतलब एक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। और बाकी सभी अव्यय क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। बाकी सभी अव्यय शून्य होना चाहिए, मतलब 0 होना चाहिए, तभी हम कहेंगे इकाई तत्समक अभी है, नहीं तो नहीं है। अगर हम देखें A बराबर, तो देखिए जो शर्त है नोट्स में देखिए आप, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो यहाँ पर देखिए एक हम अवयव लिखें। अगर इस अवयव में अगर हम देखते हैं तो देखिए क्या देखते हैं हम लोग कि ये जो हम अभी रेड से घेर रहे हैं, ये जो है यही अवयव का विकर्ण है। और यही विकर्ण क्या कहते हैं? मुख्य विकर्ण। तो इकाई तत्समक क्या कहता है? तो पहला कहता है कि ये जो है ना एक वर्ग अवयव होना चाहिए। तो वर्ग अवयव है कि नहीं देख लेते हैं। तो 3 रो है और 3 पंक्ति है, 3 रो और 3 कॉलम है। तो ये हम कहेंगे कि एक वर्ग अवयव, पहला इसका हो गया। दूसरा, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई। इकाई का मतलब होता है एक। मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या होना चाहिए? इकाई होना चाहिए। इकाई का मतलब एक, तो एक है, ये भी सही है। और बाकी शेष अवयव जो का है 0, बाकी सब शेष अवयव ये सब क्या है? हमारा 0 है। तो हम कहेंगे कि ये क्या है? हमारा इकाई तत्समक अवयव, इकाई या तत्समक अवयव है। इसे हम I द्वारा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? I द्वारा हम लोग क्या करते हैं? इसे प्रदर्शित करते हैं। कहीं कहीं आप I2 देखे होंगे। तो I2 का मतलब है जो इकाई और तत्समक अवयव है वह 2/2 कोटि का है। क्या? 2/2 कोटि का है। जैसे इसको हम 3/3 कोटि है, तो इसको हम लिखेंगे I3 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? I3 हम लोग लिखते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप समझ होंगे। अब चाहे देखिए अगला है विकर्ण अवयव। क्या है हमारा? विकर्ण अवयव। तो विकर्ण यहाँ पर ना छूट गया, तो विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव क्या है? तो ये भी आपको वही फॉलो करेगा। पहला इसके लिए होना चाहिए कि M और N बराबर हो जाए। पहला इसका शर्त क्या होता है? रो और कॉलम बराबर होना चाहिए। यानी ये भी आपको वर्ग अवयव के लिए ही लागू होगा। तो विकर्ण अवयव क्या होता है? तो वह अवयव जिसमें विकर्ण, मुख्य विकर्ण जो होता है उसको छोड़कर बाकी सब क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। उसको छोड़ क्या होना चाहिए? बाकी सभी 0 होना चाहिए। तो वह जो होगा विकर्ण, वह विकर्ण जो होगा वही अवयव को डिनोट करेगा विकर्ण अवयव। जैसा आप एग्जाम्पल देखें A बराबर, थोड़ा देखिएगा तीनों एक ही जैसा है। एक नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर A, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0 और B लेते हैं। तो देखिए आप इसमें कहेंगे कि मुख्य विकर्ण कौन है? तो आप कहेंगे मुख्य विकर्ण हमारा ये है। तो इसमें क्या होगा? विकर्ण अवयव के लिए पहला शर्त क्या था? कि M और N बराबर होना चाहिए, मतलब कि जो अवयव होना चाहिए वर्ग अवयव होना चाहिए। दूसरा क्या था? कि इसका जो मुख्य विकर्ण के केवल अव्यय होना चाहिए, बाकी सभी 0। तो इकाई तत्समक भी था कि मुख्य अव्यय
का विकर्ण का अवयव होना चाहिए, बाकी सभी जीरो, लेकिन उसमें केवल सब जो विकर्ण था इस पर एक रहेगा तभी इकाई तत्समक कहलाएगा। अगर एक को छोड़कर सभी अलग अलग है, ये ए है तो ये बी है, अलग अलग है, तो ये जो कहेगा क्या कहलाएगा, विकर्ण अवयव कहलाता है। क्या कहलाता है, विकर्ण अवयव। अगर हम आपसे पूछे कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1 कौन अवयव है, तो आप कहेंगे इकाई तत्समक या इकाई या तत्समक अवयव, क्योंकि इसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या है, एक है, सभी अवयव एक है, तो ये आप कहेंगे इकाई या तत्समक अवयव। अगर इसी में हम थोड़ा सा चेंजिंग कर दें, क्या कर दें, यहाँ पर ए कर दें, यहाँ पर बी कर दें, यहाँ पर सी करेंगे, ये भी मुख्य विकर्ण है और मुख्य विकर्ण ये वर्गाकार भी रूप है, लेकिन ये तत्समक नहीं है, क्योंकि मुख्य विकर्ण के सब अवयव का अलग अलग, एगो ए है तो एगो बी है तो एगो का है सी है, तो ये कहेंगे ये कौन अवयव है, विकर्ण अवयव। और इसी प्रकार से आप देखें अदिश अवयव, तो अदिश अवयव सेम वही होता है, बस इसमें जो होता है मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान होना चाहिए, सभी अवयव, यानी ये ए है तो ये भी ए होना चाहिए और ये भी क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, तो ये जो अवयव कहलाएगा ये अदिश अवयव कहेगा। लेकिन याद रहे कि एक नहीं होना चाहिए, एक नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक अगर होगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका इकाई तत्समक अवयव हो जाएगा। एक को छोड़कर बाकी कोई भी अवयव हो सकता है, वह अवयव आपको क्या कहलाएगा, अदिश अवयव। आप समझ गए तीनों। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है हमारा, ऊपरी त्रिभुजीय अवयव। तो त्रिभुज मतलब त्रिभुज बनेगा, ऊपरी मतलब ऊपर, अवयव मतलब अवयव, तो ऊपरी त्रिभुज अवयव, तो ये भी जो अवयव होता है वर्ग अवयव के लिए ही आता है। किस अवयव के लिए, वर्ग अवयव के लिए ही काम करेगा। तो जैसे आप अवयव मान लें ए बराबर, मान लिए, देखिए ए बराबर कोई भी अवयव मान लें, ए और क्या माने, ये देखिए ए बी सी 0 E 5 0 0 यहाँ पर 3 लिख दे रहा है। देखिए कोई हम एग्जाम्पल ले लिए। अब ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव क्या होता है, तो ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव, तो पहला इसके लिए भी वही रूल होना चाहिए। पहला क्या होना चाहिए, जो पहला होना चाहिए कि मुख्य विकर्ण होना चाहिए और मुख्य विकर्ण के अवयव जीरो नहीं होना चाहिए। पहला मुख्य विकर्ण के अवयव जीरो नहीं होना चाहिए। दूसरा ये भी एक वर्ग अवयव होना चाहिए। कौन अवयव होना चाहिए, वर्ग अवयव होना चाहिए। तो देखिए ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव कब कहलाएगा, देखिए आप यह मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण के कोई अवयव जीरो नहीं है, प्रत्येक अवयव जीरो नहीं है, तो ये हम कहें ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव है। क्यों है, ऊपरी त्रिभुजाकार मतलब ऊपर वाला होना चाहिए। ऊपरी मतलब का, ऊपर त्रिभुज बनना चाहिए। ऊपर त्रिभुज, देखिए ऊपर ये मिलाएंगे तो क्या बनेगा, त्रिभुज। तो ऊपरी त्रिभुजाकार कब कहलाएगी, जब नीचे जो त्रिभुज बन रहा है उसके सारे अवयव का हो जीरो। ऊपरी त्रिभुजाकार कब करेगा, जब नीचे का जो त्रिभुज बन रहा है उसके सारे अवयव का हो जीरो हो। तो देखिए नीचे जो त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर आपको दिखा दे रहे हम, यहाँ पर जो ये त्रिभुज बन रहा है इसके सारे एलिमेंट का है जीरो, तो ये जो कहलाएगा ये आपको ऊपरी त्रिभुजीय अवयव कहलाएगा। अगर जस्ट अपोजिट कि ये वाला जो भाग है उल्टा हो जाए, क्या हो जाए, उल्टा हो जाए। देखिए ये वाला भाग आपका उल्टा हो जाए, मतलब ये वाला भाग उठकर यहाँ आ जाए और ये वाला भाग उठकर यहाँ चल जाए, यानी ऊपर के सारे अवयव जीरो हो जाए और नीचे कोई ना कोई एलिमेंट मिले, तो इसे बोलते हैं निम्न त्रिभुजीय अवयव। क्या कहेंगे, निम्न त्रिभुजीय अवयव। आप यहाँ तक समझ गए होंगे, ऊपरी त्रिभुजीय अवयव और निम्न त्रिभुजीय अवयव। चलिए अब हम आगे पढ़ ले, अगला टॉपिक हमारा क्या है। देखिए ऊपरी पढ़ लिए, निम्न भी पढ़ लिए, अब देखिए आप पढ़ेंगे तुलनात्मक अवयव। तुलनात्मक, तो हम तुलना कब करते हैं, तुलना तो एक से होगा नहीं, यानी तुलना करने के लिए कम से कम हमको 2 अवयव होना चाहिए। तुलना करने के 2 अवयव होना चाहिए। तो 2 अवयव, जैसे आपको कोई अवयव ए रहेगा और कोई अवयव का रहेगा बी, तो तुलना करने के लिए दोनों में कुछ बराबर होना चाहिए। तो तुलनात्मक अवयव तभी संभव होगा जब कोटि बराबर होगा। कोटि का होगा
बराबर। कोटि बराबर होगा तो हम कहेंगे कि वह अवयव तुलनात्मक अवयव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तुलनात्मक अवयव कहलाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहा है कि वह अवयव, वह दो अवयव जिनके क्या हो चाहिए? कोटि बराबर हो। जैसे एक अवयव है, इसका कोटि है 3/2, और एक दूसरा अवयव है बी, इसका कोटि है 2/3। तो ये कहेंगे तुलनात्मक अवयव नहीं है। कहेंगे तुलनात्मक अवयव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका कोटि बराबर नहीं। इसका 3/2 है तो इसका क्या है? 2/3 है। यहाँ पर हम कोटि को बाई, गुना को बाई भी पढ़ते हैं, गुना को बाई भी पढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको बोलेगा ए बराबर 5/4 और बी बराबर 5/4। भले ही अवयव अलग हो, जो जो इससे अवयव है, अवयव के अवयव भले ही अलग हो लेकिन कोटि बराबर है, तब हम इसे कहेंगे कि ये जो अवयव है हमारा, कौन अवयव है? तुलनात्मक अवयव है। कौन अवयव है? तुलनात्मक अवयव है। कोटि केवल बराबर होना चाहिए। अव्यय क्या है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, तो वह अवयव आपका तुलनात्मक अवयव कहलाता है। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब चलिए हम देखते हैं अवयव की समानता। समानता मतलब कि आपका अवयव को इक्वालिटी, मतलब ये अवयव कब बराबर होता है, अवयव कब बराबर होता है। चलिए देखिए अवयव की समानता को हम लोग देखते हैं। देखिए अवयव की समानता भी तभी लागू होगा जब दोनों की कोटि बराबर हो। कोटि बराबर होगा तभी अवयव की समानता भी लागू होगा। तो अवयव की समानता पहला कोटि बराबर होते हैं, और अवयव की समानता ये कहता है कि प्रत्येक अव्यय भी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। प्रत्येक अव्यय भी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, तब वह अवयव कहता है कि समानता अवयव कहलाती है। जैसे पहला मान लीजिए ए बराबर दे देगा ऐसे आपको एक्स वाई, और बी दे देगा आपको 10 और 5। क्या देगा? 10 और 5 दे देगा। अब इसमें से आपको कहेगा एक्स और वाई का मान निकाले, तो एक्स वाई मान का मान कब संभव होगा? जब अवयव का होगी समानता होगी। समानता मतलब इसके प्रत्येक अवयव क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे, तभी ये संभव है, नहीं तो ये संभव नहीं है। तो हम क्या कहते हैं? ए और बी को बराबर करके ज्ञात करते हैं और संगत अवयव को बराबर करते हैं। मतलब यहाँ पर एक्स है तो इसी के वाला एक्स ये होगा, यानी एक्स का मान किसके बराबर होगा? 10 के बराबर। और वाई यहाँ पर है तो ये वाला होगा वाई, यानी कि वाई का मान यहाँ वाला क्या होगा? बराबर होगा। ये क्या कहते हैं? अवयव की समानता। एक अच्छे से एग्जांपल लेके देखते हैं। देखिए आपको दे दिया है x-1 2 3 5 बराबर, अच्छा देखिएगा 2y 3 5। आप आपसे कहेगा x बराबर और y बराबर, x बराबर और सॉरी x बराबर और y बराबर क्या होगा? तो देखिए आप यहाँ से देखें कि x जहाँ पर है उसके संगत अवयव दूसरे अवयव में क्या है? तो x यहाँ पर एक, यहाँ ये वाला है तो इसके संगत अवयव इसमें क्या है? 2 है, यानी इसकी तुलना हम इससे करेंगे और जो हमारा मान आएगा वही मान क्या कहलाएगा? हमारा अवयव की समानता को प्रदर्शित करते हैं। x-1 बराबर क्या है? x-1 बराबर क्या है? आपका 2 है। देखिए यहाँ पर थोड़ा पेन नहीं चल रहा है। x-1 बराबर क्या है? हमारा 2 है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 3, क्योंकि माइनस इधर आएगा तो +3, यानी कि x का मान क्या निकल गया? हमारा 3। और इसी प्रकार से अगर y की देखें तो y के संगत अवयव क्या है? आप तो आप y के संगत y यहाँ पर तो इसमें क्या है? y की जगह 3, यानी कि y का मान भी क्या है? 3। तो ये क्या कहते हैं? अवयव की समानता। अगर दोनों की कोटि की बात करते देखिए इसका भी है 2 रो है और 2 क्या है? कॉलम है, यानी कि इसका भी कोटि 2/2 है। अगर इसकी कोटि की हम बात करें तो इसका भी देखिए 2 रो है और 2 क्या है? कॉलम है। इसका भी कोटि 2/2 है, तो ये फॉलो करेगा। यहाँ तक समझ होंगे। अब हमें पढ़ना अवयव की संक्रिया। क्या पढ़ना? अवयव की संक्रिया। इसके बारे में हम लोग अगले कोड को स्कैन करें और पढ़ें।